सद्दाम हुसैन एक ऐसा नाम जिसे आज से 20 साल पहले यूएस द्वारा फांसी पर चढ़ा दिया गया था, लेकिन यह नाम आज भी यूएस के रोंगटे खड़े कर देता है। 1990s और अर्ली 2000 में यूएस ने इराक को इन्वेड किया। किस बलबूते पर? यह बोलकर के वहां वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और सद्दाम हुसैन को मार गिराया। आज सवाल यह है, क्या यह एक प्रोपेगेंडा था? क्या सच में वहां WMD मौजूद थे? इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक पर हम क्लैरिटी से बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसे इराक इन्वेजन ने यूएस की मिलिट्री इंटरवेंशन पॉलिसी को इंपैक्ट किया, और क्या वो गलती दोबारा वो दोहराने के लिए तैयार हो सकता है या फिर नहीं। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं इराक के WMD प्रोग्राम के बारे में और यूएस के एक्शन के बारे में। बात है अर्ली 1990s की। सद्दाम हुसैन अपने चरम पर थे। सद्दाम हुसैन इराक वॉज द पार्ट ऑफ ओपेक कंट्रीज। बेसिकली जितने भी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनके एक मेजर मेंबर हुआ करता था इराक। सद्दाम हुसैन का कहना था कि डॉलर के ऊपर रिलायंस कम कर कर ओपेक कंट्रीज को अपनी एक खुद की करेंसी बनानी चाहिए। यह एक मेजर थ्रेट है किसके लिए? यूएस डॉलर की डोमिनेशन के लिए। पर सवाल यह है, यूएस डॉलर को तो बचाना चाहेगा, लेकिन उसे बचाने का उसने तरीका क्या अपनाया, वो हमें इराकियन इन्वेजन के थ्रू देखने को मिलता है। और हमें जो बोलते हैं ना डर्टी जियोपॉलिटिक्स, उसका इराक इन्वेजन एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। हम शुरू करते हैं इस कहानी को कहां से, जिन जॉर्ज डब्ल्यू बुश का आपने नाम सुना है, उनके पिताजी थे जिनका नाम था जॉर्ज H.W. बुश, जो यूएस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे 1990s में। इन्होंने कंसर्न रेज करे कि इराक शायद न्यूक्लियर वेपन बनाने वाला है, और इस न्यूक्लियर वेपन बनाने के क्लेम के थ्रू उन्होंने अपने मिलिट्री एक्शन को इराक के अंदर जस्टिफाई किया। उन्होंने बोला जी 1990s में इराक ने कुवैत पे इन्वेड भी कर दिया था, इराक वाज गेटिंग एग्रेसिव, और यूएस ने यह बोला कि इराक जो है वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी कर रहा है और इसे रोकने के लिए यूएस को इंटरवीन करना ही पड़ेगा। एक नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव दिया गया, उस डायरेक्टिव का नाम था 54। कब दिया गया? जनवरी 1991 में दिया गया। बुश ने वॉर्न किया इराक को कि अगर किसी भी तरीके से वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यूज किए जाते हैं, WMD यूज किए जाते हैं, किसके अगेंस्ट? मिडिल ईस्ट में जितनी भी एलाइड फोर्सेस हैं, तो कहीं ना कहीं सद्दाम हुसैन को हटाने का प्रोसीजर जो है वो यूएस स्टार्ट कर देगा। अब समझने वाली बात यह है, एलाइड फोर्सेस मिडिल ईस्ट में है, इराक मिडिल ईस्ट में है, यूएस का डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन कैसे बनता है? देखिए, हम वर्ल्ड वॉर 2 से पहले सोवरेनिटी वाली थ्योरी पे चलते थे कि किसी भी तरीके से कोई कंट्री दूसरे के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगी। फिर हम ह्यूमन राइट्स वाले पर्सपेक्टिव पर पहुंचे। उसमें हमने बोला कि अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है तो दूसरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इंटरवीन कर सकती है, लेकिन कौन सी इंटरनेशनल कम्युनिटी? यूएन, इंटरनेशनल पुलिसमैन, कोई स्पेसिफिक कंट्री नहीं। तो यूएस का मिलिट्री इंटरवेंशन वैसे भी जियोपॉलिटिकली जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, पहले यह बोला गया सद्दाम हुसैन के बारे में कि भाई इराक जो है वो न्यूक्लियर वेपन बनाने वाला है। फिर यह बोला गया कि इराक किसी भी तरीके से अगर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यूज करता है एलाइड फोर्सेस के अगेंस्ट, तो सद्दाम हुसैन को हटा दिया जाएगा और यूएस जो है उसमें इंटरवीन कर सकता है। यूएस डायरेक्टली इराक के अंदर इंटरवीन कर सकता है। अब ये यूनाइटेड नेशन स्पेशल कमीशन बनाई गई, और जो पोस्ट गल्फ वॉर, वो जो 1990s वाली वॉर थी, उसके बाद इराक के अंदर इंस्पेक्शन किए गए। टाइमलाइन इज 1991 से लेकर 1998 तक, मतलब इन 7 सालों के अंदर इराक को इंस्पेक्ट किया जा रहा था कि कहीं कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो नहीं है इराक के अंदर, कहीं कोई न्यूक्लियर वेपन फैसिलिटी तो नहीं है इराक के अंदर। इसके लिए इराक ने क्या बनाया? एक यूएस इंस्पेक्शन रिजीम बनाई, जिसको क्या बोला गया? यूएन स्पेशल कमीशन। किसके लिए? टू डिसमेंटल WMD प्रोग्राम ऑफ इराक। एक यूएन स्पेशल कमीशन बनाई गई है जिससे इराक के WMD प्रोग्राम को खत्म किया जा सके, लेकिन इंस्पेक्शन करना पॉसिबल नहीं हो पाया यूएनएसकॉम के लिए। रीजन बीइंग, क्योंकि इराक ने काफी ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करे। अभी भी सद्दाम हुसैन वाला ही इराक है, वो कंप्लीटली डिनायल मोड में आ गया। जी हमारे पास कोई WMD नहीं है, हमारे पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है। साथ के साथ यूएस का ऐसा कहना था कि वो डिसीव कर रहा था यूएन कमीशन को, जिससे वो अपने फाइनल ऑब्जेक्टिव तक ना पहुंच सके। उस WMD और न्यूक्लियर वेपन अप्रोच को वो ना बेसिकली ना अनर्थ कर पाए, पिक्चर में ना लेके आ पाए, लोगों के सामने ना लेके आ पाए, जिसकी तरफ इराक काम कर रहा है। 1998 के अंदर इस यूएन स्पेशल कमीशन के जो ऑपरेशन थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि इराक ने रिफ्यूज कर दिया कोऑपरेट करने से। 7 साल से इराक कोऑपरेट कर रहा है, 1998 में इराक ने मना कर दिया, भाई अब हो गया, 7 साल से तुम इंस्पेक्ट कर रहे हो, तुम्हें आयटा ऑफ WMD और न्यूक्लियर वेपन नहीं मिला है, तो तुम अब अपने घर जाओ। तो इराक ने
अब बेसिकली ये बोला, यूएस का ये मानना है कि इराक ने इसलिए रिफ्यूज किया क्योंकि इराक अपने WMD के जो एस्पिरेशंस हैं, जो न्यूक्लियर एस्पिरेशंस हैं, जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के एस्पिरेशंस हैं, WMD में टर्म बार बार यूज कर रहा हूं, उसके लिए आपको समझने की जरूरत है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होता क्या है। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होते हैं जिस वेपन से यूज करके एक साथ बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, चाहे वो केमिकल वेपन हो, चाहे वो बायोलॉजिकल वेपन हो, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन हो। तो इराक के ऊपर क्लेम किया जा रहा था कि केमिकल वेपन्स हैं इराक के पास, जिसके लिए उसके पास WMD कैपेबिलिटीज हैं और जिनको रोकना यूएस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यूएस को हर हालत में इराक की मास डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटीज को रोकना पड़ेगा, अदरवाइज मिडिल ईस्ट में यूएस के इंटरेस्ट डायरेक्टली हर्ट हो सकते हैं। और सद्दाम हुसैन उनके लिए एक सबसे बड़ा हर्डल था, जिसे रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने साम दाम दंड भेद सब अपनाया। जैसे ही 2001 में बड़े बुश के छोटे बुश आते हैं, जॉर्ज HW बुश के बेटे जॉर्ज W बुश 2001 में यूएस के प्रेसिडेंट बनते हुए दिखते हैं। इन्होंने जैसे ही 2001 में ऑफिस एज्यूम किया, सबसे पहले इन्होंने एक ज्यादा एग्रेसिव अप्रोच अपनाई इराक की तरफ। 1998 में वो इंस्पेक्शन खत्म हो चुका है, 3 साल बाद जॉर्ज W बुश आ चुके हैं, बिल क्लिंटन हट चुके हैं। ऐसे टाइम पे जो बुश का स्टैंड था इराक के ऊपर, वो अपने पिताजी की तरह थोड़ा सा एग्रेसिव दिखा। उन्होंने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया कि अगर किसी भी तरीके से इराक डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट्स को सपोर्ट नहीं करेगा, अगर इराक चाहता है कि वो एग्जिस्ट करे, पीसफुली रह सके, तो जो हमने डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट्स की बात कर रखी है, जिन इंस्पेक्शंस की हम बात करते हैं कि आप WMD नहीं बना सकते, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकते, अगर आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं यूएस जो है वो एग्रेसिव अप्रोच उसके लिए अपना सकता है। यूएस और यूके ने साथ मिलकर एविडेंस प्रोवाइड करे इंटरनेशनल ऑडियंस को कि किस तरीके से इराक जो है वो दुनिया को डिसीव कर रहा है कि उसके पास WMD नहीं है, जबकि उसके पास WMD है। तो यूएस और यूके इस टाइम पे कन्विंस कर रहे हैं पूरी तरीके से इंटरनेशनल ऑडियंस को कि इराक को रोकना क्यों जरूरी है, क्योंकि उसके पास WMD वेपन्स हैं, लेकिन वो दुनिया को पागल बना रहा है, डिसीव कर रहा है थ्रू डिफरेंट टैक्टिक्स। और हमें उन टैक्टिक्स के अंदर नहीं फंसना है, हमें इराक को किसी भी तरीके से डिसआर्म करना ही पड़ेगा। डिप्लोमेटिक प्रेशर आया इराक के ऊपर, पूरी इंटरनेशनल ऑडियंस के सब सामने जब ये बात रखी गई तो इराक को प्रेशराइज किया गया, सद्दाम हुसैन को प्रेशराइज किया गया कि आपको इंट्रूसिव इंस्पेक्शंस अलाउ करने चाहिए। किसके द्वारा? यूएन मॉनिटरिंग वेरिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन कमीशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूएन मोविक, और साथ के साथ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी द्वारा, IAEA द्वारा, जो न्यूक्लियर पर्सपेक्टिव को इंटरनेशनली हेड करती है, डील करती है, जिसके साथ वापस डिप्लोमेटिक प्रेशर्स बने 2002 में इराक के ऊपर, और बोला गया कि इराक के अंदर इंस्पेक्शंस किए जाएंगे। कौन कौन करेगा? 2 कमीशन बनाएंगे, एक तो ऑलरेडी IAEA ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, जो एक बॉडी है, साथ के साथ एक स्पेशल कमीशन बनाएगी जिसे हम क्या बोलते हैं, यूएन मॉनिटरी वेरिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन कमीशन, जो स्पेसिफिकली इराक के अंदर फंक्शन करती हुई दिखती है। दिसंबर 2002 में इराक ने किसी भी तरीके के WMD प्रोग्राम को डिनाई कर दिया कि भाई हमारे पास कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है। पर यूएस और यूके ये मानने के लिए तैयार नहीं थे, और उन्होंने इराक को क्वेश्चन किया कि आप जो यूएन रिजोल्यूशन है पीस के, उसके साथ कंप्लाई नहीं कर रहे हो। देखो, मैंने ये बोला था आपसे कि उनका मेन मोटिव था सद्दाम हुसैन को हटाना, जिससे किसी ऐसी रिजीम को लाया जा सके इराक के अंदर जो उनके फेवर में काम करे। इसलिए चाहे इराक कितना ही डिनाई करता रहे, जब तक उनका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हो गया तब तक उन्होंने वो राग गाते रहे कि WMD है, केमिकल वेपन्स हैं इराक के अंदर, सद्दाम हुसैन दुनिया के लिए खतरा है, सद्दाम हुसैन मिडिल ईस्ट के लिए खतरा है। जब तक उन्होंने खुद के ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं कर लिए तब तक यही स्टैंड आपको उनका देखने को मिलता है। तो उन्होंने यूएन रेजोल्यूशन का कंप्लायंस के लिए क्वेश्चन किया इराक को। इराक ने जब डिनाई किया कि उसके पास कोई WMD प्रोग्राम नहीं है, उसके लिए इराक को क्वेश्चन किया। इसके बाद आपको कहानी और थोड़ी सी आगे बढ़ती हुई दिखेगी। यूएस ने डिमांड करा कि यार इंस्पेक्शन तो कंटिन्यू हो जाएंगे। 2002, लेट 2002 और अर्ली 2003 के अंदर यूएन मोविक जो कमीशन बनाई गई थी, जो उसके इंस्पेक्टर थे जिनको लीड करे थे हैंस ब्लिक्स, और जो IAEA के इंस्पेक्टर थे जिनको लीड करे थे मोहम्मद अल-बर्दी, इन्होंने रिपोर्ट किया इराक के कोऑपरेशन का। इन्होंने बोला देखो इराक कोई बदतमीजी नहीं कर रहा है, यूएन मोविक बोल रहा है, यूएन मोविक के हैंस ब्लिक्स बोल रहे हैं कि पूरी तरीके से इन्होंने हमें इंस्पेक्शन करने दिया है। सेम स्टेटमेंट IAEA के इंस्पेक्टर का भी आया कि किसी भी तरीके से इराक कोई रोक टोक नहीं लगा रहा है, जैसा हम इंस्पेक्शन करना चाहते हैं वैसा ही इंस्पेक्शन करने दे रहा है। लेकिन यूएस और यूके अब भी बोल रहे हैं कि इराक जो है अपनी WMD कैपेबिलिटीज को नहीं बता रहा है सामने से। कैसे बताए? आपने इंस्पेक्शन कराए,
इंस्पेक्शन अलाउ कर दिए, पूरी तरीके से अपना देश आपके सामने खोल के रख दिया, ढूंढ लो जाके केमिकल वेपन्स। जब दोनों कमीशन जो बनाई गई हैं वो भी बोल रही हैं कि इंस्पेक्शन में पूरी तरीके से कोऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी और यूएस और यूके जो एक वेस्टर्न हेजेमनी के माइंडसेट में जीते हैं कि चीजें हमारे अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, नहीं तो होनी ही नहीं चाहिए, उन्होंने फिर भी इराक को कंटिन्यूसली पोक करना चालू रखा, कंटिन्यूसली इराक को ब्लेम करना चालू रखा कि WMD एक्टिविटीज कर रहा है इराक, लेकिन बता नहीं रहा। बस दोनों ही नेशन ने सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस का धमकी दी इराक को कि अगर इराक पूरी तरीके से इंस्पेक्शंस के साथ कंप्लाई नहीं करता है, कोऑपरेट नहीं करता है, तो मिलिट्री एक्शन इराक के ऊपर लिया जा सकता है। पर सवाल यह है कि जो 2 कमीशन आपने वहां भेजी हैं वो तो बोल रही हैं कि इराक कोऑपरेट कर रहा है, और कैसे कोऑपरेट करे? तो यहां कहीं ना कहीं आपको एक प्रोपेगेंडा और एक कॉन्स्पिरेसी की स्मेल आनी शुरू हो जाती है कि यूएस और यूके WMD तो एक बहाना है, ऑब्जेक्टिव क्या है? सद्दाम हुसैन को भगाना। तो बेसिकली जब तक वो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर लेंगे तब तक वो WMD का राग गाते रहेंगे। ऑफ कोर्स यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और पुश फॉर वॉर। अब यूएस और यूके क्या कहना चाह रहे हैं? अब एक और सुनो बात, बड़े इंटरनेशनल रूल्स एंड ऑर्डर की बात करते हैं, रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं, इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करता है आज की डेट में यूएस और यूके जैसी कंट्रीज, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। अब इनकी हालत देखो, ये किस तरीके से रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो करते हुए दिखते हैं हमें। इन्होंने यूएस और यूके ने एक सेकंड यूएन रेजोल्यूशन पास करा। क्यों किया? एक सेकंड यूएन रेजोल्यूशन में इन्होंने बोला कि यार इराक के अंदर मिलिट्री एक्शन लेने की अथॉरिटी प्रोवाइड करे यूएन हमें, कि यूएस और यूके जो है वो इराक में जाके डायरेक्टली इंटरवीन कर सके, मिलिट्री एक्शन ले सकें। लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो की मेंबर्स थे, फॉर एग्जांपल फ्रांस, रशिया और नॉन परमानेंट मेंबर उस टाइम पे जर्मनी था, उन्होंने इस मिलिट्री एक्शन को डिस्कार्ड कर दिया। बोले नहीं यार, मिलिट्री एक्शन की जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी इंस्पेक्शन चल रहे हैं उन्हें कंटिन्यू कर लो, मिल जाएगा तो ठीक, तो फिर बेसिकली एक्शन लिए जाएंगे, अगर नहीं मिला तो फिर एक्शन की जरूरत ही नहीं है। इसके बावजूद यह क्लियर हो चुका है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मिलिट्री इंटरवेंशन को सपोर्ट नहीं कर रही। लेकिन जब यूएस और यूके को यह पता चल गया कि सेकंड रेजोल्यूशन पास नहीं होगा, यूएस और यूके ने यूनिलेटरली अपने आप यह डिसाइड कर लिया कि हम तो मिलिट्री इंटरवेंशन करेंगे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ढूंढने के लिए। अब इतनी मेहनत करी है, कुछ तो मिला होगा, कुछ तो उन्होंने ढूंढा होगा। जब इतना असर्टिव थे वो, इतने श्योर शॉट थे, इतना कॉन्फिडेंस था उन्हें कि इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, सद्दाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, तो कुछ तो शायद ढूंढ पाए होंगे वो। देखते हैं, मार्च 2003 एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया बाय यूएस एंड यूके, जिसे क्या बोला गया? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इसका सिंपल सा लॉजिक था सद्दाम हुसैन के रेजीम को हटाना, तख्ता पलट करना इराक में, जिससे सद्दाम हुसैन को हटाया जा सके और किसी और को पिक्चर में लाया जा सके, जो इराक का, जो बेसिकली इराक में बैठा हुआ यूएस और यूके का एक पपेट हो, जो बैठा वहां हो पर गाने किसके गाए? यूएस और यूके के गए, जो सद्दाम हुसैन नहीं कर रहा था, जिसके लिए यूएस परेशान भी था, इंक्लूडिंग यूके भी परेशान था। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये। जल्दी से जैसे ही इन्होंने इन्वेड किया, बगदाद का फॉल देखने को मिलता है। इराक में कारपेट बॉम्बिंग्स की गई, सिविलियंस को मारा गया इन द नेम ऑफ WMD। आप वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ढूंढने गए हो, लेकिन आप खुद एक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बन के गए हो, ऐसा बोला जाता है। जॉर्ज W बुश जब इराक में गए थे ना, तो एक वो WMD ढूंढने गए थे कि कोई केमिकल वेपन मिल जाएगा, कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिल जाएगा। कहा जाता है कि इराक में जब इन्वेजन हुआ तो एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो जरूर मिला, उसका नाम था जॉर्ज W बुश। वो खुद एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन था, जिसने पूरी तरीके से इराक के अंदर जाके मास डिस्ट्रक्शन किया है, और केवल इराक में ही नहीं किया, अफगानिस्तान में भी किया है। तो WMD जो जिसकी तलाश थी वो यूएस का प्रेसिडेंट है, जिसके लिए आपने सद्दाम हुसैन को अरेस्ट किया, पूरी तरीके से इराकी पॉपुलेशन को तहस नहस कर दिया। 2003 का समय है और आज का समय है, इराक आज भी नॉर्मलाइज नहीं हो पाया है। आप समझिए, जहां जहां यूएस इंटरवीन करेगा वहां कभी पीस और स्टेबिलिटी वापस नहीं आएगी, अगर यूएस वहां जीत गया है तो। वियतनाम में पीस और स्टेबिलिटी इसलिए आ गई क्योंकि यूएस को मुंह की खानी पड़ी थी वहां जाके, वहां से वापस आया। जहां जहां भी जीता है, चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो इजिप्ट है, चाहे वो ट्यूनीशिया है, चाहे वो सीरिया है, जहां जहां यूएस ने इंटरवीन किया है इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी, वो जगह, उस जगह को वो बर्बाद करके आया है। सद्दाम हुसैन को कैप्चर कर लिया गया, इवेंचुअली उसे मार भी दिया गया। इनिशियल रिपोर्ट्स में यह पता चला कि यार किसी भी तरीके का कोई केमिकल वेपन या कोई बायोलॉजिकल वेपन नहीं देखने को मिला है, और कोई भी WMD इराक के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। ये सारा एक गेम है जो यूएस और यूके रच रहा था अपने दिमाग में। अब इराक सर्वे ग्रुप बनाया गया, जब पूरी तरीके से इराक का फॉल डाउन हो गया है, सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया गया है, उसे फांसी दी जा चुकी है,
तो मई 2003 के अंदर एक ग्रुप बनाया गया जिसे हम बोलते हैं इराक सर्वे ग्रुप। इसको लीड कर रहे थे मेजर जनरल कीथ डेटन और बाद में इसे डेविड के ने लीड किया। इन्होंने सीधे सीधे रिपोर्ट दी कि इनका काम था WMD को सर्च करना और जो भी वेपन प्रोग्राम चल रहा है इराक का उसको इन्वेस्टिगेट करना। बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च की गई, जितनी कोशिश यूएस कर सकता था WMD ढूंढने की उतनी कोशिश उसने की, लेकिन कोई भी एक्टिव WMD प्रोग्राम और स्टॉक पाइल इराक में उन्हें नहीं मिला, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी राइज हुई। और प्री वॉर जो इंटेलिजेंस थी, जो जिसके ऊपर यूएस जंप कर रहा था, यूएस कूद रहा था, यूके कूद रहा था कि हमारे पास एक क्रेडिबल बेसिकली एविडेंस है, क्रेडिबल इंटेलिजेंस है जो बताता है कि इराक के अंदर आपको न्यूक्लियर वेपन और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं। तो इस प्री वॉर इंटेलिजेंस के ऊपर सबसे ज्यादा सवाल खड़े गए। सवाल खड़े होने चाहिए थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश और यूएस की इंटेंशन पे। ये प्री वॉर इंटेलिजेंस तो बहाना था, पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। आगे देखते हैं। अब ये इंटेलिजेंस की जो कंट्रोवर्सी उठी, सबसे पहले ये हुआ कि यार ये इंटेलिजेंस को यूज किया गया मिलिट्री इंटरवेंशन के लिए इराक के अंदर। इस इंटेलिजेंस को और कोई काम नहीं था, ये क्रेडिबल थी भी नहीं, लेकिन इस इंटेलिजेंस के दम पे तुमने पूरे एक देश की सोवरेनिटी को छल्ली छल्ली कर दिया। उस देश में जाके सिविलियंस की मौतें हुई इतनी, तुम खुद वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बन गए। साथ के साथ ये जो अनरिलायबल सोर्सेज है ना, डिफेक्टर्स और इन्फॉर्मेंट्स, इनके ऊपर जो आप रिलाई कर रहे थे, इनके ऊपर से पूरी तरीके से विश्वास उठ गया। क्वेश्चन किया जाने लगा क्या इतनी सी इंटेलिजेंस के बेसिस पे किसी दूसरी कंट्री की सोवरेनिटी को इन्वेड किया जा सकता है? क्या वहां के लोगों को मारा जा सकता है? आप लोगों को बचाने गए हो और लोगों को मार रहे हो। आप खुद वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो, पूरी दुनिया को आपने तहस नहस कर रखा है, लेकिन आप दूसरे को ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो कि वो रूल बेस्ड ऑर्डर पे नहीं चल रहा है, जबकि आप खुद किसी रूल को मानते ही नहीं हो। समझ पा रहे हो? आज चाइना जो है वो सेम मेडिसिन यूएस को पिला रहा है, जो घुट्टी यूएस पूरी दुनिया को पिलाता हुआ आया था, आज की डेट में चाइना भी वही घुट्टी यूएस को पिला रहा है। तो यूएस को प्रॉब्लम हो रही है, तब वो रूल बेस्ड ऑर्डर की बात कर रहा है। दूसरी चीज, जब इन इंटेलिजेंस का असेसमेंट किया गया कि जो एल्यूमिनियम ट्यूब्स हैं जो इराक के बारे में की गई थी, या फिर जो यूरेनियम एक्विजिशन था अफ्रीका से, इन सबको डिस्क्रेडिट कर दिया गया कि ये सारी खबरें झूठी थी। और अब ये डाउट होना शुरू हो गया कि इस वॉर के पीछे आखिर रीजन क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था। जो रीजन मैंने आपको बताया, रीजन था सद्दाम हुसैन को हटाना, एक ऐसे पपेट को बिठाना इराक में जो ओपेक की एक सेपरेट करेंसी की बात ना करे, वो उस करेंसी में डील करे जिसमें यूएस को फायदा मिले, दैट इज यूएस डॉलर्स। ऐसी एक और कहानी है। फॉर एग्जांपल, आपने लिबिया के गद्दाफी का नाम सुना होगा, वो भी एक डिक्टेटर थे। उन्होंने भी ये बोला था कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को यूएस डॉलर की जगह किसमें डील करना चाहिए, यूएस की डॉलर को साइडलाइन करके अपनी अफ्रीकन करेंसी में डील करना चाहिए। थोड़ा टाइम बाद क्या हुआ, गद्दाफी डिक्टेटर है, लीबिया के अंदर डेमोक्रेसी आने चाहिए, गद्दाफी मर गए। तो जब भी आप यूएस के इंटरेस्ट को हर्ट करोगे तो किसी ना किसी तरीके से वो आपकी कंट्री में इंटरवीन करके आपके देश को बर्बाद कर देगा। लिबिया 2011 में माना जाता था वन ऑफ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, आज की डेट में 13 साल हो चुके हैं, अभी भी सिविल वॉर चल रही है लिबिया के अंदर। तो आप समझ पा रहे हो, जहां जहां यूएस ने इंटरवीन किया है वो जगह बर्बादी की तरफ ही मूव की है, चाहे वो इराक हो चाहे वो लिबिया हो। अभी जो सेलेक्टिव यूज ऑफ इंटेलिजेंस था ये जो डिस्टॉर्टेड इंटेलिजेंस थी, इसके लिए यूएस और यूके को काफी हद तक क्रिटिसाइज किया गया। उसमें यह बोला गया कि तुमने इंटेलिजेंस का यूज किया है अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि जिससे तुम मिलिट्री इंटरवेंशन कर सको। दूसरी चीज यह भी बोला गया कि इंटेलिजेंस को सेलेक्टिवली यूज किया गया, पॉलिटिकल प्रेशर्स के अंडर इंटेलिजेंस को बनाया गया। मतलब वो जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई हैं वो नेचुरल रियल रिपोर्ट्स नहीं है, पॉलिटिकल प्रेशर डाल के आपने ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट बनवाई जिससे आप अपने इराकी इन्वेजन को जस्टिफाई कर सको। जितने भी कांग्रेशनल और पार्लियामेंट्री जो इन्वेस्टिगेशंस हुई उसके बाद उसमें यह पता चला कि इंटेलिजेंस को मैनिपुलेट किया गया है जिससे इन्वेजन ऑफ इराक को जस्टिफाई किया जा सके। पर अच्छी बात यह है कि हमें यह समझ में आया कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो है, वो है यूएस का प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ना कि सद्दाम हुसैन, जो अपने देश में रह रहा था, अपने देश के इंटरेस्ट की बात कर रहा था और उसका पूरा हक था बीइंग अ सोवरेन कंट्री कि वो अपने इंटरेस्ट की बात कर सके। लेगेसी अगर देखी जाए कि इस इराक वॉर जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का जो डिबेट है, इसका हमें क्या सीखने को मिलता है, इससे हम क्या सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज, यूएस और यूके की जो फॉरेन पॉलिसी है उस पे सवाल खड़े हुए कि ये क्या फॉरेन पॉलिसी है। सोवरेनिटी सोवरेनिटी चिल्लाते हो, रूल बेस्ड ऑर्डर चिल्लाते हो, बड़े भारी लिबरल कंट्री बनते हो, लेकिन जब किसी और की लिबर्टी की बात आती है तो आपके सारे जो लिबर्टी वाले, जो राइट्स वाले पर्सपेक्टिव हैं, नेचुरल राइट्स वाले पर्सपेक्टिव हैं, जो लॉकियन स्टेट बने घूम रहे हो तुम, वो सब खत्म हो जाता है। दूसरी चीज, जब WMD नहीं मिले इराक के अंदर तो ये भी बोला गया कि जो इंटेलिजेंस गैदरिंग और एनालिसिस है और ये जो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है, इस पे सवाल खड़े होने चाहिए। कहीं ये इंटेलिजेंस केवल पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए तो यूज नहीं की जा रही, जैसे यूएस ने इराक के केस में की, जैसे यूके ने इराक के केस में की। अब एक ये है कि मिलिट्री इंटरवेंशन
इंटेलिजेंस ट्रांसपेरेंसी, वॉर के एथिक्स, प्रीएम्प्टिव वॉर जो है, इन्हें किस तरीके से फंक्शन करना चाहिए, क्या किसी देश को अलाउ करना चाहिए कि वो दूसरे देश में जाके इंटरवीन कर दे इन द नेम ऑफ ह्यूमन राइट्स, इन द नेम ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो सवाल यही है आज के डेट में, माना हमने सोवरेनिटी की थ्योरी पे हम नहीं चलते हैं, एक आइडियलिस्टिक वर्ल्ड है, यूएन एक इंटरनेशनल पुलिसमैन है, वो सबको सहमति बना के चलता है सबकी, लेकिन अगर कोई एक ऐसा देश उठना शुरू हो जाए जो यूएन से भी अपने आप को ज्यादा बड़ा समझना शुरू कर दे, जिस टाइम पे 1991 से 2008 तक एक यूनिपोलर वर्ल्ड था, यूएस की हेजेमनी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता था, और उसका इंपैक्ट क्या देखने को मिल रहा है आपको, इराकी इन्वेजन, अफगानियन इन्वेजन, और इवेंचुअली उसके बाद लिबियन इन्वेजन, ट्यूनिशियन इन्वेजन, सीरियन इन्वेजन, यमन के अंदर हाउदीज को जो आपको देखने को मिल रहा है, इसमें भी आपको यमनीज गवर्नमेंट को यूएस सपोर्ट करता हुआ दिख जाता है अलॉन्ग विद साउदीज। तो आपको समझने की जरूरत है कि हमें यूएस की फॉरेन पॉलिसी को भी समझने की जरूरत है कि अगर उसे क्रेडिबिलिटी बनानी है, अगर उसे क्रेडिबल गवर्नमेंट की तरह रिकॉग्नाइज होना है इन फ्यूचर, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहने वाला, पावर शिफ्ट करेगी और पावर ऑलरेडी शिफ्ट कर रही है टुवर्ड्स द एशिया। अगर आप अपने आप को क्रेडिबल प्लेयर की तरह दिखाना चाहते हैं तो आपको ये अपने पुराने रंग ढंग छोड़ने पड़ेंगे और सबके इंटरेस्ट को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, केवल अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे आप नहीं चल सकते। तो दिस वाज ऑल अबाउट इराकी इन्वेजन, जो मैंने आपको समझाया। आई गेस आपके लिए क्लैरिटी आ चुकी होगी, आपको समझ में आ चुका होगा। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे।